बिहार में आई बाढ़ की बात करेंगे सबसे पहले, जिसकी आफत से लोग परेशान हैं। बिहार के 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गंगा को छोड़कर बिहार में बहने वाली तमाम नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। 8 जिलों का हाल बेहाल है। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है लगभग एक सा ही हाल इन तीनों जगहों पर। गंडक, झीम और साथ ही ये 3 जिले सीतामढ़ी, बगहा और सहरसा, जहां पर बाढ़ ने इस वक्त लोगों पर कहर बरपा रखा है। हम लगातार आपको बाढ़ पर ये कवरेज दिखाते रहते हैं ताकि ये मालूम चल सके कि जोरदार बारिश से इस वक्त बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, यहां सोनवर्षा और सुरसुन में कहर है। यहां भी नेपाल से आफत की बाढ़ आई है। सोनवर्षा सीतामढ़ी NH 77 पर सोनवर्षा चौक के करीब 2 जगहों पर झीम नदी की तेज धार ने सड़क को काट दिया है। SSB कैंप से हनुमान चौक तेज धार की चपेट में 50 फीट सड़क आ गई है। वहीं बगहा की तस्वीर देखिए, यहां गंडक नदी से हाहाकार मचा हुआ है। ये पानी नेपाल में लगातार हो रही बारिश से यहां पहुंच गया है। वाल्मीकि नगर के पास रामपुरवा SSB पोस्ट में पानी भर गया है। NH 727 पर सिरौन के पास 1 से 2 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। सहरसा में कोसी नदी उफान पर है। कोसी में 3,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट है। तो बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मधेपुरा शामिल है। यहां कोसी नदी का पानी तांडव कर रहा है। मधेपुरा जिले के कई गांव कोसी नदी से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड के रतवारा गांव में मची तबाही का जायजा लिया। कोसी नदी में जो जल प्रलय आया है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम रतवारा गांव पहुंचे हैं। ये मधेपुरा ज़िले में पड़ता है और कोसी नदी से बिल्कुल ये सटा हुआ इलाका है। और आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से जैसे जैसे कोसी नदी में जलस्तर बढ़ता गया, पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और सैकड़ों गाँव में जो है वो पानी घुस गया है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है इन्हें अपने घरों को छोड़कर जो है कैंप्स में रहना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाइए आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। कुछ लोग अभी भी आप देख सकते हैं वो बच्चे वहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन पूरे इनके घरों में कमर भर पानी भर आया है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये देखिए तस्वीर, इस तरीके से मचान पर बैठ के इनकी ज़िंदगी इस वक्त गुजर रही है। देखिए एक सामाजिक संस्था ने एक मचान के इन लोगों के लिए बनाया है, छोटा सा कैंप आप कह सकते हैं। और तकरीबन 150 लोग जो उस गांव के थे वो इसी कैंप में इसी तरीके से मचान पर अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनका आरोप है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। इस वक्त हम मधेपुरा ज़िले के आलमनगर प्रखंड में स्थित रतवारा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से जो बाढ़ का पानी यानी कोसी में जो इस तरीके से पानी भरा है, उफान पर है वो नदी, उसके बाद इनके घरों में पानी घुस गया। उसके बाद अब ये देखिए एक छोटे से कैंप में इन लोगों को यहाँ जो है ला के रखा गया है एक निजी NGO के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। दोनों तरफ आप देख लीजिए कोसी का पानी जो है तमाम गांव में घर कर चुका है। और ऐसे में एक निजी संस्था है NGO, उन्होंने इनको लेकर यहाँ पर लेके आए हैं। इनको रहने का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो गांव वाले हैं इनके लिए इस तरीके के जो है प्लास्टिक के कवर्स दिए गए हैं और यहीं पे इनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कितने बदतर हो चुके हैं हालात यहाँ पे, क्योंकि इस बात की भी अब आशंका है कि नेपाल की तरफ से जो 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वो पानी भी जब
बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, तो फिर ये इलाका भी, जो छोटा सा कैंप में ये लोग फिलहाल अभी रह रहे हैं, वहाँ भी जो है ये भी जलमग्न हो जाएगा। तो उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ हमारे साथ यहाँ लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं। क्या नाम हुआ आपका? खगेश पासवान सर। खगेश, ये बताइए, आपके गांव में कब से पानी भरा है? ये 15-20 दिन हो गया करीब सर। 15-20 दिन हो गया। जी। कौन सी नदी का पानी आया? ये कोसी नदी का सर। कोसी का आया? जी। तो घर में कितना पानी है? घर में कमर भर पानी है सर। तो वहाँ से फिर यहाँ कैसे आए हैं? सर गुण संस्था द्वारा आए हैं सर। गुण संस्था 15 दिन से कुछ हेल्प कर रहे हैं सर। प्रतिनिधि कोई इधर देखने के लिए तैयार नहीं है सर। तो गुण संस्था सर सब आए, इसके बाद जा कर के हम लोगों को राहत दिया। कुछ खाने पीने का फुल व्यवस्था कर रहे हैं गुण संस्था की तरफ से। बस इसमें हम सब लोग अभी किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर। कितने लोग होंगे यहाँ इस कैंप में अभी आप लोग जो रह रहे हैं? करीबन 100-150 किलोमीटर हो जाएंगे सर। जी। पानी जो लेवल बढ़ता जा रहा है, हो सकता है आज शाम या कल तक ये फिर पानी यहाँ भी चढ़ सकता है, फिर कहाँ जाइएगा? सर कुछ करेगा गुंज संस्था तरफ से, कहीं आगे बढ़ाएगा सर। सरकारी मदद कोई नहीं? सरकारी मदद कोई नहीं है सर अभी तक। कोई देखने के लिए नहीं आता सर। कोई NDRF, SDRF कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा सर। कोई आदमी नहीं आ रहा है, बस सिर्फ गुंज संस्था। विधायक कौन है? नरेंद्र यादव। कोई नहीं मदद की? कोई नहीं मदद के लिए। देख सकते हैं किस तरीके से हालात है कि काफ़ी जो है ये पिछड़ा हुआ इलाका है, बेहद ज़्यादा भुखमरी इस इलाके में है। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि हालात कितने यहाँ पर बुरे हैं। और जब आपके घरों में कमर भर पानी घुस आता है तो फिर अपना घर बार छोड़कर आप इस तरीके के कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी जो है ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोसी में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इस बात की संभावना है कि ये इलाका भी जो है वो जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव रतवारा, मधेपुरा, आज तक। बिहार के बाद अब आपको लिए चलते हैं असम, जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा त्राहिमाम है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान ने काजीरंगा नेशनल पार्क में अपना घर बना लिया है, जिससे यहां के गेंडे, हिरणों पर आफत की मार है। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। असम में जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जैसे ही सैलाब का मंजर आया, इंसानी जिंदगियों पर खतरा छा गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। लगभग 113 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 11 वो दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी थे। कई सारे हाथी हों, शेर हों या दूसरे जानवर हों, उनको किनारा लेकर के दूसरी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा और कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर जानवरों को रेस्क्यू किया गया। हम आपको काजीरंगा के उन इलाकों में ले चलेंगे जो रिजर्व इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पहले कोई नहीं गया, ये दिखाने के लिए कि आखिर इस सैलाब ने कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस समय मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच हूं, वो इलाका जहां टूरिस्ट भी नहीं आ सकते। ये वो इलाका है जिसको बहुत संभाल कर रखा गया और इसीलिए यहां वो तस्वीर दिखाई पड़ती है उन दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों की। 2400 की संख्या में ये दुर्लभ गैंडे यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा, इन तमाम जानवरों के लिए आफत आ गई। ये देखिए, ये जो तस्वीर है दिल को छू लेती है। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक गैंडा है और साथ में उसका बच्चा है। ऐसे 2 माएँ हैं, अपने बच्चों के साथ इस एरिया में विचरण करती हैं। काजीरंगा में जैसे ही बाढ़ आई थी, गेंडे समेत हाथी और दूसरे तमाम जो जानवर हैं वो दूसरे किनारों की ओर भाग गए और हम इन इलाकों में पहुंचे हैं ताकि ये तस्वीरें दिखा सकें। जैसे ही बाढ़ का पानी उठता है, यहाँ ये हाईलैंड बनाए गए हैं। काजीरंगा जो प्रशासन है उसने यहाँ पर ये हाईलैंड बनाए हैं और इन्हीं हाईलैंड इलाकों में ये तमाम
जो जानवर हैं वो आकर के बैठ जाते हैं, ताकि जब तक, और ये लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है, तो अमूमन जब पानी नीचे यहाँ बढ़ता है तो ये तमाम जानवर वहां जा करके सहारा लेते हैं। और देखिए मेरे पीछे अभी भी एक जो जानवर है वो वहां पर अभी भी खड़ा हुआ है। तो कम से कम जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, इन जानवरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन काजीरंगा में जो नज़ारा है, ये अमूमन जो सैलानी दूर से, देश से, विदेश से यहाँ देखने के लिए आते हैं, जिन इलाकों में घूमते हैं, अब सब कुछ जलमग्न है, इसीलिए ना यहाँ रास्ते का पता है, इसीलिए यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल है। आज तक इस जगह पर पहुंचा है, इन तटबंधों के पास, इन एम्बैंकमेंट के पास, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है। जिसने इंसानों को अपनी चपेट में लिया, आज ये दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इस आपदा की चपेट में हैं। काजीरंगा के अब मैं उस इलाके में हूं जिसे प्रोटेक्टेड लैंड कहा जाता है, और ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ प्रजाति के उन 2400 गैंडों में से एक हैं जिन्हें यहाँ खुली आज़ादी है। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, इनकी जिंदगी मुश्किल में आ गई। अब तक 11 ऐसे गैंडों की इस आपदा के चलते मौत हो चुकी है। अरुणाचल में और साथ ही ऊपरी इलाकों में अभी भी लगातार बरसात हो रही है, और अगर ऐसा ही रहा, जो कि काले बादल दिखाते हैं, तो पानी का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आपदा कितनी भयावह थी। ये सब कुछ, ये जो ज़मीन थी यहाँ पर, ये सब कुछ जलमग्न है। और जैसे ही जलमग्न हुई, इस पूरे इलाके में जो भी तटीय थे, तटबंध थे, या इसके अलावा जो हाईलैंड इलाके बनाए जाते हैं, तमाम जानवर, चाहे वो हाथी हो, गेंडे हो, हिरन हो, शेर भी, वो सब उन इलाकों में चले जाते हैं, या तो पहाड़ों में या तो जंगलों में। लेकिन सबसे बड़ी आपदा दरअसल इन जानवरों को होती है जिनका वजन ज्यादा है। और ऐसे गेंडों के देखिए, ये इस समय देख रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव एरिया है, यहाँ कोई आता नहीं है, और इसलिए देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके इलाके में कौन आया। दरअसल जो इनका पूरा इलाका है वो इस समय पानी में है, सब कुछ डूबा हुआ है। तो आखिर ये जानवर करे तो करे क्या, क्योंकि पूरा का पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क अब जलमग्न है, और ये एक सैलाब नहीं बल्कि एक समंदर की तरह दिखाई पड़ता है जहां मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इंसान तो बेहाल है ही, जानवरों पर भी आफत है। ये आपको दिखाएं काजीरंगा की ये जो नेशनल ये पार्क की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वॉच टावर के ऊपर है। लेकिन आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल हाईलैंड क्या होते हैं। ये एक तटीय किनारा नहीं है, पानी के बीचों बीच में इसे बनाया गया है। प्रशासन की ओर से इसको तैयार किया गया है ताकि ये लगभग 12 फीट ऊंचा इलाका है, ताकि पानी यहाँ तक ना पहुँचे। और जैसे ही बाकी इलाकों में पानी बढ़े, जो जानवर हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा जो कि दुर्लभ प्रजाति की ये गैंडे यहाँ पर हैं, वो इन इलाकों में चले जाएं और कम से कम उनकी जान बच जाए। 11 मारे जाते हैं इस बार इसी सीजन में, और हर साल ऐसे न जाने कितने गेंडे लगभग इसका शिकार होते हैं। अभी हम जहाँ पर हैं ये कौन सा इलाका है, और दूसरा इस बार जो बरसात हुई है कितने जानवरों पर आफत आई? अभी हम लोग है इस वेस्टर्न रेंज है काजीरंगा में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 11 रेंजेस है। ये एक वन ऑफ द मेन रेंजेस है। किस रेंज में मैंने मैक्सिमम आपको राइनो पॉपुलेशन है, और टाइगर का भी मैंने बड़ा पॉपुलेशन इस रेंज में है। इस साल अभी तक हम लोग का मैंने 113 राइनो का मैंने डेथ हो चुका है, मैंने 113 का जानवर मर चुका है, उसमें 11 राइनोस है। 11 जो राइनोज हैं वो मर चुके हैं। हाँ। ये जानवर इतने खास क्यों हैं? यहाँ के जो राइनोज हैं वो इतने खास क्यों हैं? दिस इज वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। पूरा वर्ल्ड का एक मेजर पॉपुलेशन है, मैंने ओनली असम में है। कुदरत का कहर बरसा तो क्या इंसान और क्या जानवर। जब हजारों लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजाति के जानवरों पे भी मुसीबत की मार पड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। गाजियाबाद की अब बात करेंगे, जहां की खौफनाक वारदात ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार रात कुछ गुंडों ने विक्रम जोशी को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन वो गाली दे रहे थे, गंदी गंदी। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। पहली बार हमने पुलिस में कंप्लेन 1-1.5 साल या 2 साल पहले करी। का परिवार सदमे में है, गम के साथ साथ गुस्सा है। अगर पुलिस वक्त पर एक्शन लेती तो शायद विक्रम आज जिंदा होते। भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस ने अनसुनी कर दी। इसके बाद सोमवार रात बदमाशों ने विक्रम को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। और लड़कियां भी थी कोई? नई लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे गंदी गंदी। और वो ऐसे खड़े थे, मैं ऐसे खड़ी थी, मैं ऊपर थी। मेरे भांजे अभिषेक ने मेरे को फोन करा। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत करे, मैं अभी 1 मिनट में नीचे आई। मैं नीचे गई अपने घर के बाहर। एक पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। चौकी इंचार्ज ने, मैं नाम नहीं जानती उस चौकी इंचार्ज का। क्या हुआ, जिनसे हमारा उस दिन झगड़ा हुआ था, मेरा भाई उस दिन पे था। जब इन्हें पता कि हमारा झगड़ा हुआ तो वो मेरी कॉलोनी में कैसे आए? ठीक है, वो आए, उन्होंने सामान लगा रखा था। बुलाना अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। सब जाएंगे। मेरे भाई को मार दिया चौकी इंचार्ज ने, कोई कार्रवाई नहीं करी। प्लानिंग कर दी, सारी प्लानिंग कर दी। गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी ने कल रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोमवार को बदमाशों ने उन्हें बीच राह इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उन्हें परिवार की महिला सदस्य से छेड़छाड़ का विरोध किया था। इस मामले में यूपी में सियासत अब गर्मा गई है। गाजियाबाद में गुंडे राह चलते गोली मार देते हैं। पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी थी। छेड़छाड़ का विरोध करो तो डंके की चोट पर वारदात करते हैं। एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ, फिर पापा नहीं उठ। बदमाशों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करती, जिसकी कीमत एक शख्स को जान देकर चुकानी पड़ती है। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे। हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। 8 साल की मासूम बच्ची गाजियाबाद में गुनाह की गवाही दे रही है। इसके सामने ही पिता को बदमाशों ने गोली मार दी। पिता जमीन पर घायल तड़पते रहे, बेटियां मदद के लिए चीखती रहीं। विक्रम जोशी को राह चलते बाइक रोककर मारा गया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, फिर सिर पर गोली मार दी। 10 से ज्यादा थे, पूरी भीड़ लगा रखी थी। पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था। पूरा घेर लिया था पापा को। पूरा घेर लिया था, कई सारे बदमाश थे। अच्छा, आसपास और भी लोग होंगे, कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया, बस एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ, फिर पापा नहीं उठे, फिर हॉस्पिटल ले गए थे, कोई नहीं आया। सोमवार की रात 10:30 बजे के करीब विक्रम जोशी अपनी 5 और 8 साल की बेटियों के साथ जा रहे थे। तभी अचानक बदमाशों ने उनकी बाइक गिरा दी। बीच रास्ते इन गुंडों ने विक्रम जोशी के सिर पर गोली मार दी और बड़े आराम से फरार हो गए। विक्रम जोशी जमीन पर घायल पड़े रहे। उनकी छोटी बेटी पिता को बेसुध देख फूट फूट कर रोने लगी। ये वारदात ठीक इसी जगह की है। सोमवार की रात 10:30 बजे बताया जा रहा है कि पत्रकार विक्रम जोशी जो कि अपनी बहन के घर आए थे और वापस अपने घर जा रहे थे, और जब इस जगह वो पहुंचते हैं 10:30 बज रहा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरीके से अचानक से बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पहले उनके साथ मारपीट की और इसी दौरान एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और विक्रम जोशी को गोली मार दी। इन बच्चियों को नहीं मालूम था कि उनके पिता को सिर्फ इसलिए गोली नहीं मारी गई क्योंकि उन्होंने इस दरिंदों की करतूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। गली से निकले थे, उन्होंने गाड़ी ढकेल दी थी नीचे। हम दोनों हमें साइड कर दिया था और पापा को नीचे ढकेल के मारने लगे और एक ने गोली चला दी सीधे और फिर पापा बेहोश हो गए और फिर मुंह से थोड़ा खून भी निकला। दरअसल विक्रम ने 1.5 साल पहले और अभी 16 जुलाई को भी इन गुंडों के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे बदमाशों की जुर्रत इतनी बढ़ गई कि इस वारदात को अंजाम दे दिया। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था।
मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हाँ, हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। और लड़कियां भी थी कोई? नहीं, लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे गंदी गंदी। निजी अस्पताल में विक्रम जोशी का इलाज चल रहा था। वो वेंटिलेटर पर थे। कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया। डंडा देखा था एक के पास और नहीं देखा था। डंडा देखा था आपने एक के पास, और उन्हीं में से किसी ने गोली मारी बदमाश? हाँ, गोली तो मारी थी। और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे? तुम्हारे पापा से कुछ कह रहे थे बेटा? वो कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं, बस आते ही मारने लगे तुरंत। वारदात के बाद यूपी पुलिस की नींद टूटी। मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छोटू नाम के आरोपी से वो तमंचा भी बरामद कर लिया है जिससे गोली मारी गई। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। काश ये फुर्ती यूपी पुलिस पहले दिखा देती तो ये वारदात नहीं होती। इस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया है। यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सवाल यूपी पुलिस से है, आखिर क्यों छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई? क्या गाजियाबाद पुलिस भी बदमाशों से मिली हुई थी? गाजियाबाद में सरेआम गुंडे हमला करते हैं, क्या कानून का कोई डर नहीं? लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कब होगी? गाजियाबाद से माइन गॉड के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जब पूरा मामला मीडिया में आया तब पुलिस ने संज्ञान लिया और बदमाशों को पकड़ा, या पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी? जी देखिए, मामला मीडिया में आया तब एक्शन नहीं हुआ। दरअसल जब गोली मार दी गई पत्रकार को और मारपीट की गई, और इस वक्त मैं यशोदा अस्पताल में एडमिट हूं, जब यहां वो एडमिट हुए हैं, सीसीटीवी आया है, तब पुलिस ने संज्ञान लिया है। हालांकि शिकायत पहले से ही पुलिस को दी गई थी। अगर आप यहां पर देखें तो यशोदा अस्पताल के बाहर जो लोकल गाजियाबाद के जितने भी पत्रकार हैं उनमें काफी ज्यादा रोष, गुस्सा है। वो लोग अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं और डीएम से लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। जो भांजा है विक्रम जोशी का, हम उनसे बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है, आप लोग की क्या मांग है? मांग ये है कि हमें वो लड़का चाहिए जिसने गोली मारी थी, बस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का गुस्सा है। और आपको बता दूं, अल सुबह तकरीबन 4 बजे विक्रम जोशी ने इसी अस्पताल यशोदा अस्पताल में दम तोड़ा है। लेकिन गाजियाबाद के जो लोकल पत्रकार हैं इनका गुस्सा फूटा है, धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इनको काफी मुश्किल आती है। और जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस का रवैया रहा है, आपको बताऊं कि उन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ, खासकर मुख्य आरोपी जिसने गोली मारी है उसके खिलाफ पहले से ही पत्रकार विक्रम जोशी ने शिकायत की थी। अब चूंकि पत्रकार को जब गोली मार दी गई, लापरवाही पूरी तरह से सामने आई, तो उसके बाद आपके पास और तमाम जानकारी आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन देने का अधिकार है, उसके डिस्पोज करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि जानकारी लेने का तरीका शोकाज नोटिस। Sir, yesterday's order, High Court has said that once they have requested you and then they have added that it is directed. So whether you have gone against that order or this is an independent SLP to define your role from the Supreme Court. I have adhered to the judgment given by High Court in toto. Please listen it. But I am anticipating that what will be fallout of this. And in order to anticipate this, I have asked my counsel to put SLP in Supreme Court. अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने संविधान में जो 10वीं अनुसूची है 2A में चैलेंज किया है, तो आप ये कहते हुए चैलेंज किया कि वो कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य हैं और वो मेरा काम आपकी बात बताइए थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचेतक ने कहा है कि वो गलत गतिविधि कर रहे हैं। वो कांग्रेस के सदस्य होने के बाद भी आपको, क्योंकि मेलाफाई इंटेंशन करके आपको शिकायत कर रहे हैं, और फिर आप उसकी एग्जामिन करने के बाद की बजाय आप तत्काल जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें पक्षपात का आरोप, तानाशाह का आरोप लगाने की जो हाल में जैसे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। एक और बात लीजिएगा, दल बदल विधेयक का जो उद्देश्य था वो कर्नाटक में क्या हुआ,
या मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब इस्तीफा देने की बात आ गई तो ये दल बदल का कानून, तो फिर आप उसका अलग से स्वरूप आना चाहिए। 1/3 था, पहले 2/3 हो गया। तो ये सारी चीजें को लेकर मान्यवर मैंने शो का नोटिस दिया है। मैं शो का नोटिस में वो क्या जवाब देते हैं उसमें मैं आप जो कह रहे हैं ये रेलेवेंट ही नहीं है मेरे लिए। एज ए स्पीकर माई सिंपल कोई मेरे पास एप्लीकेशन नहीं, उसके लिए मैंने जानकारी देने का एक तरीका होता है, वो नियम बने में उसमें शो का नोटिस दिया कि ये मेरे पास है, इसको आपको क्या बोलना, दैट्स ऑल। मैंने कहा मैं हाइपोथेटिकल जवाब नहीं देता। मैंने आपको जो यू जस्ट एप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ माइंड, आप जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी मेरिट में। सीपी जोशी यहां पर ये कहते हुए कि विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल बात करेंगे बिहार की, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार की बदइंतजामी की तस्वीरें आज तक ने दिखाई हैं, जिसका अब असर देखने को मिल रहा है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के। आप लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। बदहाल अस्पताल, बेहाल मरीज और चरमराती बिहार की कोरोना जंग। आज तक ने बिहार सरकार के कोरोना के खिलाफ इंतजामों के दावों की पोल खोली। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों का क्या हाल है, इसका सच आज तक ने देश के सामने रखा। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। आज तक पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुशासन सरकार की नींद खुली और एनएमसीएच पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। एनएमसीएच पटना में कोविड अस्पताल है, जहां के इंतजामों का बुरा हाल आज तक ने दिखाया था। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर नहीं रहता हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो निकलिए, वो कहाँ गया मिस? कोई देखने वाला नहीं हमको। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जो बिहार कल तक कोरोना के कम केस को लेकर राहत की सांस ले रहा था, वहां अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नीतीश ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन हालात काबू में आते नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के केस 27,000 के पार पहुंच चुके हैं। सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। तो बिहार में जहां कोरोना और बाढ़ की डबल मार है, वहीं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। देखिए हमारे संवाददाता अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट। 16 जुलाई को बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था 31 जुलाई तक, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केस थे वो 1000 से ऊपर रोज आ रहे थे। जो कारण था ये पूरा लॉकडाउन लगाने का, उसका यही था कि जो कोरोना वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो फैलने का जो उसका जो प्रभाव है, उसको किसी तरह से कम करा जाए, और उसके लिए लॉकडाउन लगाया था, जिससे कि लोग बाहर ना निकलें, लोग एक दूसरे से ना मिलें और जो वायरस है उसको कंट्रोल में करा जा सके। आपको ये नज़ारा दिखाते हैं, ये बिहार की मीठापुर सब्जी मंडी है और यहाँ पर हजारों लोग हैं इस समय। अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, और उसको जो पूरा लॉकडाउन का जो पूरा पर्पस था लॉकडाउन का, वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हारता दिखाई पड़ रहा है।
ये बात सत्य है कि यहाँ पर लोगों को आकर सब्जी खरीदनी है, लोगों को अपनी जरूरत का सामान भी चाहिए, लोगों को बाहर जाके बेचनी भी है, अपना भरण पोषण भी करना है। पर नीतीश कुमार सरकार जिस तरीके से बिहार में रूरल एरियाज में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमरा रही हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है जो अभी तक दिखता है कि सरकार का कोई ध्यान यहाँ पर नहीं है। ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहे हैं, अधिकतर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन कोरोना वायरस लेकर घूम रहा है? हरिवंश राय बच्चन की अमर रचना मधुशाला को आपने कई बार सुना होगा। कई दशकों से इस रचना का जादू बरकरार रखा है, लेकिन विदेशी धरती पर जब एक यूनिवर्सिटी में अनूठे अंदाज में इसका पाठ किया गया तो खुद अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए। मध्य यूरोप के देश पोलैंड के एक बेहद खूबसूरत शहर रोकला से उठी ये स्वर लहरियां किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। अपनी बारोक और गॉथिक वास्तुकला के लिए खास पहचान रखने वाले पोलैंड के चौथे सबसे बड़े शहर रोकला की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बेहद सधे हुए सुरों में मधुशाला का पाठ किया। कवि हरिवंश राय बच्चन की उसी मधुशाला का जिसमें जीवन की जटिलताओं को मदिरा और मदिरालय के जरिए खूबसूरती और संजीदगी के साथ सामने रखा गया है। पोलैंड के रोकला शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के शहर का दर्जा दे रखा है और इस शहर में मधुशाला का पाठ मायने रखता है। सात समंदर पार मधुशाला के इस पाठ ने सदी के महानायक की कोरोना की तकलीफ को भी एक बार के लिए कम कर दिया। चीन की चाल को लेकर भारत के साथ साथ अमेरिका भी सतर्क है। उसका कहना है कि एलएसी के हालात पर वो करीब नजर बनाए हुए है। भारत चीन सैन्य सहयोग की जमकर तारीफ करते हुए वहां के रक्षा मंत्री ने साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाने की बात कही। चीन ने लद्दाख में हाल के कुछ हफ्तों के भीतर जिस तरह की हिमाकत की है उसका भारत ने माकूल जवाब दिया है। अब टकराव के कई पॉइंट्स पर लाल सेना कदम पीछे हटाने पर मजबूर हुई है, लेकिन चीन के धोखे वाले इतिहास को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीनी चालों पर अमेरिका भी सतर्क है। अमेरिका का कहना है कि चीन के साथ एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उस पर अमेरिका करीब से नजर रखे हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन की गतिविधियों को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया है। Between India and China, we are obviously monitoring it very closely, and what's happening along the line of actual control. And we are very pleased to see that both sides are trying to de-escalate the situation. चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय युद्धपोतों ने सोमवार को ही अमेरिका के परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के एक हमलावर बेड़े के साथ सैन्य अभ्यास किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को सदी का सबसे अहम रिश्ता बताया और दोनों देशों के साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया। I think the recent exercise ongoing between the Indian Navy and the USS Nimitz just shows the growing cooperation between our countries and our ability, the United States' ability to project power. समुद्र में चीन की दादागिरी पर जाहिर तौर पर अमेरिका खफा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में
चीन की मनमानी पर हमला बोला और कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। Southeast Asia countries can maintain and defend their own waters. That's what we want to do, is make sure that China respects the sovereignty of others and follows the rule of law and international norms. सैन्य सहयोग के क्षेत्र में भारत और अमेरिका करीब आए हैं। जाहिर तौर पर चीन को ये रास नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का ये सिलसिला लंबा चलेगा, ये तय है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में कांग्रेस घर की लड़ाई में उलझी है, तो वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर लगातार हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके मोदी सरकार की नाकामियों की फहरिस्त गिनाई, तो बीजेपी ने भी नहले का जवाब दहले से दिया। कैलेंडर से कैलेंडर की टक्कर, नाकामी से नाकामी का मुकाबला, ठीकरा फोड़ने की दिलचस्प जंग। कैलेंडरों में जंग हो रही है। एक कैलेंडर जो राहुल गांधी ने जारी किया, जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का ब्यौरा बताया, महीनेवार मोदी सरकार पर वार किए। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कैसे विफलता गिनाए, पहले वो देखिए। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की छठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। समझना बेहद आसान है कि राहुल गांधी का निशाना कहां है। वो कोरोना से लड़ाई में सरकार की लानत मनानत कर रहे हैं और आधार उन कदमों को बना रहे हैं जिन पर पहले से कांग्रेस सवाल उठाती रही है। खैर, राहुल गांधी के इस नए तीर का बीजेपी ने भी तीखे तीर से जवाब दिया। जरा देखिए प्रकाश जावड़ेकर कैसे राहुल गांधी के अंदाज में ही राहुल को जवाब दे रहे हैं। फरवरी में शाहीन बाग दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, अप्रैल में मजदूरों का भड़काना, मई में कांग्रेस की हार की छठी वर्षगांठ, जून में चीन का बचाव, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस का बिखराव। ये अब केवल ट्वीट के सहारे जीने की एक हताश निराश कोशिश कर रहे हैं। और राहुल को अगर फरवरी से जुलाई तक का उनका ही क्या क्या उपलब्धियां है सुननी है, तो ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी उपलब्धियां है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर हर रोज हमले कर रहे हैं। अक्सर उनके ट्वीट से मोदी सरकार असहज होती है और फिर दूसरी तरफ से ज्यादा तेज हमले होते हैं। जब तक ये हमले दायरे में रहे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है, क्योंकि सवाल जवाब लोकतंत्र का हिस्सा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।